Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लावरिंग का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें फ़ोटो पीरियडिज्म का एक बहुत बड़ा रोल हमने डिस्कस किया। आज उसका दूसरा ही पोर्शन है जिसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। अच्छा, वर्नलाइजेशन का वर्ड्स का मतलब जब आपको पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट फ़ौरन ही ज़हन में बैठ जाएगा। वर्नलाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है स्प्रिंग, मौसम बहार। स्प्रिंग, तो जो ही इस वर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया कि ये स्प्रिंग मौसम बहार है, तो इसमें आपको फ़ौरन ही जहन में आएगा मौसम बहार की ख़ासियत ये है कि वो सर्दी के बाद आती है। तो जिस वक्त सर्दी के बाद आती है तो यही कॉन्सेप्ट सारे इस टॉपिक में छुपा हुआ है। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग सर्दी के बाद होती है, यानी कुछ अर्सा वो ठंड में गुजारते हैं और ठंड में गुजारने के बाद फिर उनके ऊपर फ्लावरिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं जिनको लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो वो वर्नलाइज प्लांट कहलाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? काफ़ी सारे बाइनियल पेरिनियल्स। अब ये प्लांट क्या है? बाई का मतलब दो। अच्छा, इनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे, पूरा जो बाइनियल और पेरिनियल का कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ अपने जहन में याद रखना है बाइनियल और पेरिनियल प्लांट काफ़ी सारे ऐसे हैं और स्टिमुलेटेड टू फ्लावर, कि उनमें फ्लावरिंग शुरू होती है बाई एक्सपोजर, जब उनको सामने लाया जाता है टू लो टेम्परेचर के। दिस इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। इसको वर्नलाइजेशन कहा जाता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि लो टेम्परेचर, तो प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो उस लो टेम्परेचर की स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, प्लांट में जो लीव्स हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए प्लांट के पास कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो उस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। तो वो पार्ट क्या है? द लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय शूट एपेक्स ऑफ यंग स्टेम, कि जो यंग स्टेम की टिप है, जैसे ये यंग स्टेम है, इसकी जो टिप है ये आमतौर पे टेम्परेचर को रिसीव कर रही होती है, ठीक है। आर एम्ब्रियो ऑफ सीड, या सीड का जो एम्ब्रियो है जो अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये भी इस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, बट नॉट लीव्स। तो ये लो टेम्परेचर को लीव्स डिटेक्ट नहीं करते एज इन फोटो पीरियड। जैसे फोटो पीरियडिज्म में जो लाइट की डिटेक्शन है, कि लाइट को डिटेक्ट करके फाइटोक्रोम्स की जो इंटर कन्वर्शन हमने पढ़ी थी, वो सारा लीव्स में काम हो रहा होता है। रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट, तो वर्नलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे हमने फोटो पीरियडिज्म में भी डिस्कस किया था। एक प्लांट का ग्रुप ऐसा है जो डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं, कि उनका फोटो पीरियड्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल सेम इसी तरह कुछ प्लांट हैं जिनके लिए वर्नलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, यानी वो वर्नलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बगैर, वर्नलाइजेशन के प्रोसेस के बगैर उनमें फ्लावरिंग कभी नहीं होगी। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उनमें वर्नलाइजेशन हो जाए तो उनकी फ्लावरिंग ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो, अगर ना भी हो तब भी फ्लावरिंग होती है। तो फॉर सम प्लांट इट इज़ एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? इंतहा ज़रूरी है कि इसके बगैर उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इन सम केसेस इट सिंपली असिस्ट इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। तो कुछ केसेस में जैसे फ्लावरिंग के प्रोसेस को बेहतर अंदाज में होने पर, यानी आप कह सकते हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। कंडीशंस, अब हम ये कहें कि हमने लो टेम्परेचर एक प्लांट को देना है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो, तो वो लो टेम्परेचर को कितना होना चाहिए, कितने दिन के लिए होना चाहिए, ये कंडीशंस में आ जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी चिलिंग। अगर बहुत ज़्यादा ठंड में हम प्लांट को रख रहे हैं तो ठंड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं चिल, यख ठंड। रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम 4 days to 3 months, ये इसका ड्यूरेशन है। और आमतौर पे जो 4 सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। तो जिस वक्त भी वर्नलाइजेशन के अंदर हम प्लांट को लो टेम्परेचर में रखते हैं तो प्लांट की सरफेस
प्लांट की जो शूट है उसमें कुछ हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका नाम जैसे वर्नालिन हार्मोन। ये वर्नालिन हार्मोन फिर फ्लावरिंग के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। लेकिन रिसेंटली वर्नालिन पहले एक जस्ट हाइपोथेटिकल हार्मोन का नाम रखा गया। हाइपोथेटिकल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो फंक्शन को देख के सपोज वैल्यू बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल हार्मोन। जैसे इस कॉन्सेप्ट को देख के एक दिमाग में हार्मोन आया कि इसमें लगता है प्लांट में कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज होता होगा और जिसकी वजह से फ्लावरिंग, अब ये सारा कुछ दिमाग में चल रहा है, तो ये हाइपोथेटिकल हार्मोन्स होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन जैसे फ्लोरिजन के बारे में हम कहते हैं, वो भी हाइपोथेटिकल हार्मोन है जो हमने फोटोपीरियोडिज्म में डिस्कस किया था। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि जो हमारे पास वर्नालिन है ये जिब्रेलिन की एक टाइप है जो लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करके रिलीज होकर फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट और वर्नलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमेशा फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन आमतौर पे, ख़ास तौर पे जो फ्लावरिंग का सीज़न है, इसको आप क्या, इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जब तक इकट्ठे मिलके काम नहीं करते तो प्लांट में फ्लावरिंग एक पार्टिकुलर सीज़न पे पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हमने सपोज किसी काम के लिए 2 शर्तें लगाई, अगर वो 2 शर्तों में से एक शर्त भी पूरी नहीं होती और एक पूरी हो जाती है तो आप कह सकते हैं वो काम नहीं होगा। एक शर्त को पूरा करना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर हम 2 शर्तें लगा दें उस काम को थोड़ा सा मुश्किल अंदाज में पूरा किया जाएगा और फिर वही पूरा करेगा जिसके पास वो कैपेसिटी मौजूद होगी। यानी आप ये कह लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उस एफएससी में हमने उसको एक गिफ्ट देना है कि हमने उसको एक बाइक ख़रीद के देनी और हम उस पर एक शर्त लगा दें कि इसके 80% के करीब अगर मार्क्स आ जाएं तो हम इसको बाइक दिलवाएं। लेकिन अगर हम 2 शर्तें लगा दें कि 80% भी आने चाहिए और साथ एंट्री टेस्ट में भी 80% आने चाहिए, अब ये टारगेट अचीव करना क्या वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसी तरह एक सीज़न है, ठीक है, एक पार्टिकुलर फ्लावरिंग सीज़न है जिसमें प्लांट्स पे फ्लावरिंग आती हैं, तो हमेशा सीज़न फ्लावरिंग की सारी शर्तें पूरी करता है। लेकिन आप कह सकते हैं आउट ऑफ सीज़न एक आधी शर्त तो पूरी हो सकती है, क्योंकि एक शर्त को पूरा करना क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन आउट ऑफ सीज़न हमेशा इन्वायरमेंट की सारी शर्तें पूरा करना इम्पॉसिबल है। इस वजह से, और फ्लावरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब तक सारी शर्तें पूरी नहीं होती उस वक्त तक फ्लावरिंग पूरी नहीं। इस वजह से जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, वो उस वक्त तक फ्लावरिंग नहीं करते जब तक उनका सीज़न ना आए। जैसे 2 बड़ी एग्जांपल है, जैसे मैं कहता हूँ कि समर, इसमें लॉन्ग डेज होते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, ठीक होगा। अब ये 2 शर्तें, एक आधी शर्त तो हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो एक छोटे से कमरे में, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट में इन 2 शर्तों को बैक वक्त सारे प्लांट के लिए पूरा करना इम्पॉसिबल है आउट ऑफ सीज़न, जब उसका सीज़न ना हो। सीज़न में ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती। इस वजह से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो आउट ऑफ सीज़न कभी फ्लावरिंग करते नहीं, क्योंकि उनकी सारी शर्तें पूरी नहीं होती। तो यही बात लिखी गई है कि जब ये दोनों फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो सिर्फ सीज़न में ही पूरे होते हैं एक पार्टिकुलर प्लांट के लिए। आउट ऑफ सीज़न ये दोनों फैक्टर कभी भी पूरे नहीं होंगे। एक आधा फैक्टर पूरा हो सकता है, लेकिन ये दोनों का इकट्ठे पूरा होना ये आउट ऑफ द सीज़न इम्पॉसिबल है। तो ये बात लिखी है, बोथ सर्व टू सिंक्रोनाइज, कि जब ये दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द प्लांट विद इन्वायरमेंट, तो ये इन्वायरमेंट के एक मखसूस सीज़न में ही रिप्रोडक्शन के काबिल बनाते हैं प्लांट को, ठीक हो गया। यानी इंश्योरिंग, और इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि हमेशा फ्लावरिंग एट फेवरेबल टाइम ऑफ ईयर्स, कि साल का वो सीज़न जो फ्लावरिंग के लिए बनाया गया है उसी वक्त फ्लावरिंग हो।
दे आल्सो इंश्योर दैट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी फ्लावर एट सेम टाइम। और जब सीज़न आता है, चूँकि सारे फैक्टर, चाहे वो टेम्परेचर का फैक्टर हो, फोटो पीरियड का फैक्टर हो, लाइट की इंटेंसिटी का फैक्टर हो, ह्यूमिडिटी का फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो सीज़न में मुकम्मल तौर पे पूरे होते हैं। इसकी वजह से एक प्लांट मुकम्मल तौर पे उसके सारे मेंबर एक सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं। अच्छा, अगर ये ना होता, अगर रैंडमली सिर्फ प्लांट एक फैक्टर को देख के फ्लावरिंग करता है, तो इसका नुकसान क्या होना था। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है, सिर्फ एक फैक्टर को देख के फ्लावरिंग करता है, मे भी हो सकता है मार्च के महीने के अंदर वो फैक्टर एक प्लांट के लिए सूटेबल, तो ये फ्लावरिंग शुरू कर दी। दूसरा प्लांट हो सकता है उसके साथ वाले इलाके में हो, उस पर बाई चांस ये जून के महीने में ये फैक्टर सूट, अब एक फैक्टर को देख के फ्लावरिंग हो रही है ना, तो एक फैक्टर तो कभी भी सूटेबल हो सकता है। बाज़ दफ़ा गर्मियों में इतनी बारिशें होती हैं तो ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। सपोज इसी स्पीशी का तीसरा मेंबर उसने अक्टूबर में, इसी स्पीशी का चौथा मेंबर दिसंबर। अब जब भी फ्लावर लगते हैं किसी भी प्लांट पे, वो थोड़ी देर के लिए लगते हैं। अब ये नहीं कि एक फ्लावरिंग प्लांट है उस पर फ्लावर लगे और वो एवरग्रीन होते हैं हमेशा के लिए, नहीं, थोड़ी देर के लिए। अब सपोज इस पे फ्लावरिंग लगी, अब जो ही इस तक पहुँचे ये ख़त्म हो गए, ये इस तक पहुँचेगा ये ख़त्म हो जाएगा, ये इस तक पहुँचेगा ये ख़त्म। अब जब इसकी बारी है कि पहले तीनों ख़त्म हो चुके, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इसके जीन्स इस पे नहीं आ सकते, इसके जीन्स इस पे नहीं आ सकते, इसके जीन्स इस पे नहीं आ सकते। यानी आप कह सकते हैं हाँ, सेल्फ पोलिनेशन तो हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन से क्या मुराद है, अगर अपने पोलर ग्रेन अपने ही प्लांट को फर्टिलाइज कर रहे हो, ये सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। हम बार बार पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन आती हैं उतनी ही ज़्यादा सर्वाइवल आसान होता है। तो अभी ये सेल्फ पोलिनेशन में अगर देखा जाए, ठीक है यहाँ मियोसिस होती है, लेकिन चूँकि सारे जीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं, इस वजह से अगली जनरेशन को इतनी ज़बरदस्त किस्म की जेनेटिक वेरिएशंस नहीं रखेगी। लेकिन अगर इन दोनों की जीन्स अगली जनरेशन में मिक्सअप हो जाएं तो नई जनरेशन, नई जेनेटिक वैराइटीज़ आती। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर्स पे फ्लावरिंग हो रही है एक स्पीशी के मेंबर में, तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस कम से कम होंगे, जो जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, एक सीज़न आया, सीज़न के काफ़ी सारे फैक्टर हैं, फ्लावरिंग के लिए उन सारे फैक्टर का पूरा होना ज़रूरी है। आउट ऑफ सीज़न वो सारे फैक्टर मुकम्मल तौर पे पूरे नहीं उतरते, इस वजह से एक पार्टिकुलर सीज़न में वो सारे फैक्टर पूरे होते हैं। तो इस वजह से एक पार्टिकुलर सीज़न में सारी स्पीशी के सारे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, एक के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन, दूसरे प्लांट के गैमेट्स वगैरह को फर्टिलाइज करें, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो यही बात लिखी गई है कि इन दे आल्सो इंश्योर, दोनों फैक्टर का, फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन का सीज़न में ही फेवरेबल होना सारे प्लांट के लिए इस बात को इंश्योर करता है दैट मेंबर ऑफ सेम स्पीशी फ्लावर एट सेम टाइम, कि फ्लावर के उस स्पीशी के जितने भी मेंबर हैं वो एक ही वक्त में फ्लावरिंग करें, इनकरेजिंग द क्रॉस पोलिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन होगी, फॉर जेनेटिक ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। आगे, अच्छा, ये 3 डेफिनेशन है जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की थी कि मैं एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले होते हैं एनुअल प्लांट्स। ये वो होते हैं जिनमें लाइफ साइकिल से क्या मुराद है, सीड, उससे प्लांट निकला और अगले यानी फ्लावर प्रोड्यूस हुए, अगला जो सीड बनने का प्रोसेस है पूरा लाइफ साइकिल होते हैं। सीड से सीड बनने का प्रोसेस अगर 1 साल में कंप्लीट हो तो वो एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं, यानी आप कह सकते हैं। और फिर वो जब वो सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं एनुअल प्लांट, उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है, यानी 1 साल बाद वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं सीड से सीड तक का, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे 2 पिचुनिया, ये नीले रंग के फूल के पौधे, स्वीट पी, ये तो आपको पता ही है क्या होते हैं। तो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन, कि जब से पौधा निकला और उसने आगे जो बीज बनाया, तो उसका जो लाइफ साइकिल अगर 1 साल में कंप्लीट हो, 1 सीज़न में कंप्लीट हो, वो एनुअल प्लांट कहलाते हैं। अच्छा, बाज़ ऐसे हैं जो अपना
जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल में कंप्लीट करते हैं। पहले साल उनकी रूट्स निकलती हैं, स्टेम निकलता है, लीव्स निकलते हैं। उससे अगले साल फिर उनमें प्रॉपर फ्लावर्स लगते हैं, सीड्स बनते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो इनको हम कहते हैं बाइनियर। और फिर 2 साल बाद जब उनके फ्लावरिंग हो जाती है फिर उनकी डेथ हो जाती है। जैसे पार्सले, ये अजवाइन का जो पौधा होता है, फेनल, ये जो सौंफ होती है। अच्छा, ये कुछ वैरायटीज आजकल ऐसी भी हैं जो एनुअली भी काम कर रही है, एनुअली यानी 1 साल बाद सीड प्रोड्यूस कर देती है। इसके कुछ मेंबर हैं पार्सले के, फेनल के, जो बाइनियल कैटेगरी में आते हैं। पीरिनियल क्या होते हैं? जिनका लाइफ साइकिल 2-3 साल से ज़्यादा हो, यानी वो 2 साल के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट करें और उसके बाद फिर काफ़ी अरसे तक फ्लावरिंग करते रहें। इनको आप कह सकते हैं मिसलीडिंगली, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, एवरग्रीन प्लांट भी कह सकते हैं। वैसे एवरग्रीन तो वो होते हैं जो हमेशा बस एक दफ़ा फ्लावरिंग उनमें स्टार्ट हो, करते चले जाएं, उनके अंदर सारी ज़िंदगी फ्लावरिंग होती रहे, हर साल एक पार्टिकुलर सीज़न में जब वो फ्लावरिंग स्टार्ट। अब वो जो फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं वो हो सकते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद फ्लावरिंग स्टार्ट करें, लेकिन जब एक दफ़ा उनमें फ्लावरिंग हो जाती है फिर वो हर साल कर रहे होते हैं। तो ये भी पेरिनियल कैटेगरीज है। इनको आप कह सकते हैं एवरग्रीन होते हैं। जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो फिर हर साल उसी सीज़न में वो क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। तो जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर। वैसे अगर डिटेल में जाएं, ये थोड़ी सी टर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनको फिर हम किसी और लेक्चर में इसकी प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आज तो आपने बस यही याद रखना है कि ऐसे प्लांट जो काफ़ी लंबे अरसे तक फ्लावरिंग करते रहें वो पेरिनियल प्लांट कहलाते हैं। तो वर्नलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड्स के पेपर में आ भी चुका है। कंसेप्चुअल तो नहीं है, आसान सा है, लेकिन जाहिर बात है बुक में दिया गया है, इम्पॉर्टेंट भी है, इस वजह से इसको अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.